हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। जब तक आप मोटिवेट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तब तक कोई भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ पाएंगे। यानी आप हमेशा सफलता के लिए सोचेंगे और सफल होंगे भी। देखिए, जो आप सोचते हैं वैसे ही आचरण आपका हो जाता है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सफलता के प्रति सोचते हैं और ये निश्चित तौर पर मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मुझे ये सफलता मिल जाएगी या मुझे ये जॉब, अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं तो ये जॉब मिल जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत आपको आपकी सफलता तक ले जाएगी। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर में नेशनल न्यूज़ में दो न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि इस वर्ष का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड सोनम वांगचुक को दिया जाएगा। और दूसरी न्यूज़ है कि कोरोना से ठीक होने की दर 64% से अधिक। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक को दिया जाएगा। वांगचुक को यह सम्मान उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक के अनुसार सोनम वांगचुक अपने स्वदेशी अभियान के जरिए लोकमान्य तिलक के विचारों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज्य, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा एवं बहिष्कार जैसे सिद्धांतों को आगे बढ़ाया था। वर्ष 1966 में जन्मे सोनम वांगचुक आजकल चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर चर्चा में हैं। इस विषय पर उनके बनाए वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एवं कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना से ठीक होने वालों की दर 64% से अधिक। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सुधार के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। मरीजों के ठीक होने की दर में जहां वृद्धि हुई है, वहीं मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिली है। ठीक होने की दर अब 64% से ज़्यादा हो गई है, वहीं मृत्यु दर अब 2.25 हो गई है। अब तक देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15 लाख से ऊपर हो गई है। प्रेट द्वारा शाम 6:45 पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमित लोगों की कुल संख्या 15,06,380 हो गई है। इस बीमारी से अब तक 33,680 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 9,64,430 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 47,703 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या लगभग 15,000 को पार कर गई है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि आज भारत पहुंचेंगे 5 राफेल विमान, और दूसरी न्यूज़ है कि सीमा के अधिकतर स्थानों से सैनिकों को हम वापस कर चुके हैं, ऐसा बोला है चीन ने। पहली न्यूज़ देखते हैं। फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 अत्याधुनिक राफेल विमानों में से 5 विमान करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके बुधवार दोपहर भारत पहुंच जाएंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर विमानों की अगवानी करेंगे। इन विमानों ने सोमवार को फ्रांस के मॉर्नेक एयरबेस से उड़ान भरी थी। फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से मंगलवार को जारी तस्वीरों के मुताबिक करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रांस के टैंकर विमान ने इन विमानों में ईंधन भी भरा। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर कहा, हमारे राफेल विमान की यात्रा में फ्रांसीसी एयरफोर्स द्वारा दी गई मदद की भारतीय वायुसेना सराहना करती है। अधिकारियों ने बताया कि 7 घंटे से ज़्यादा की उड़ान के बाद पांचों राफेल विमान सोमवार शाम UAE के अल धाफरा एयरबेस पर उतरे थे। फ्रांस से भारत की उड़ान में इन विमानों का यही स्टॉप ओवर है। यहीं से विमान बुधवार को अंबाला के लिए उड़ेंगे। अगर मौसम खराब हुआ तो इन विमानों को जोधपुर एयरबेस पर उतारा जाएगा। इन 5 राफेल विमानों में से 3 1 सीट वाले और 2 विमान 2 सीट वाले हैं।
इन विमानों को 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। वायुसेना में इन विमानों को औपचारिक रूप से शामिल करने का समारोह अगस्त मध्य में होने की संभावना है। पहला राफेल विमान भारतीय वायुसेना को पिछले साल अक्टूबर में उस समय सौंपा गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट है, सीमा के अधिकतर स्थानों से सैनिक हो चुके हैं वापस, ये बोला है चीन ने। चीन और भारत के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने सीमा पर ज्यादातर स्थानों पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा जमीनी स्तर पर तनाव घट रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविंग ने मंगलवार को पत्रकारों से एक सवाल का जवाब देते हुए बात कही। उनसे पूछा गया कि क्या पूर्वी लद्दाख के गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से भारत और चीन के सैनिक पूरी तरह पीछे हट गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने हाल में सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए गहन बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर संस्थानों से सैनिक वापस जा चुके हैं और अब स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि नई दिल्ली में भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि यह बयान सही नहीं है। वांग ने कहा कि हमें कमांडर स्तर की 4 दौर की बातचीत की है। परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 3 बार बैठक हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, भारतीय होने का दावा करने में जुटी चीनी फ़ोन कंपनियां और छोटे उद्योगों के लिए बनेंगी माइक्रो फाइनेंस संस्था। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश में चीन और चीनी वस्तुओं के खिलाफ बने माहौल के बीच चीनी मोबाइल कंपनियां मेक इन इंडिया और ब्रांड चीन की जगह ब्रांड इंडिया का नारा बुलंद करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चीनी फ़ोन कंपनियां सोशल मीडिया एवं अन्य विज्ञापनों के जरिए अभियान चलाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चीनी कंपनियां हर हाल में अब खुद को पूरी तरह से भारत से जोड़कर पेश करना चाहती हैं। 20 जुलाई को चीनी फ़ोन कंपनियां श्योमी ने इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने ट्वीट करके बताया कि रेडमी नोट 9 फ़ोन मेड इन इंडिया है और मेड फॉर इंडिया है। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि श्योमी इंडिया का 99% स्मार्टफोन स्थानीय स्तर पर बनाया गया है और इस निर्माण में 65% हिस्सेदारी भारतीय संस्थानों की है। 30 जुलाई को रेडमी नोट 9 प्रो सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है रियमी की तरफ से। तो यह तब कहा गया कि यह इंडियन स्टार्टअप कंपनी है। टेक विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 6 साल में श्योमी इंडिया भारत के मोबाइल फ़ोन बाजार में है और पिछले 3 साल से यहाँ के स्मार्टफोन बाजार में नंबर 1 है। नेक्स्ट है कि छोटे उद्यमों के लिए बनेगी माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय कृषि एवं उनसे जुड़े छोटे छोटे कारोबारों को लोन सुविधा मुहैया कराने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था बनाने पर विचार कर रहा है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था के प्रारूप के लिए नीति आयोग और आईआईटी से भी चर्चा की जा रही है। एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था सिर्फ 10 लाख रुपए तक के लोन देने का काम करेगी। मुख्य रूप से छोटे छोटे कारोबारियों एवं कृषि उत्पादों से जुड़े व्यवसायियों को माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था लोन देगी, जिन्हें अमूमन बैंकों से लोन लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। गडकरी के मुताबिक इस माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था का प्रारूप तैयार होने के बाद उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जाएगा। वेबसाइट पर उसे सार्वजनिक कर माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था का लाइसेंस देने का काम 3 दिन में किया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि 10 से 20 करोड़ रुपए से इस प्रकार की वित्तीय संस्था की शुरुआत की जा सकती है। अच्छा प्रदर्शन करने पर उनके आकार को बढ़ाया जा सकता है। संस्था की ग्रेडिंग की जाएगी और ग्रेडिंग का काम उस शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। लोन देने की अधिकतर सीमा 10 लाख की होगी। माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था डिपॉजिट लेने का भी काम करेंगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है राजस्थान के सियासी संग्राम से उठे सवाल। राजस्थान का घटनाक्रम लोकतांत्रिक संस्थाओं से आती गिरावट, राजनीतिक समस्याओं का विधिक समाधान करने की भूल और कांग्रेस द्वारा दलीय लोकतंत्र और नेतृत्व की चुनौतियों को समुचित रूप से हल न कर पाने का मिश्रित प्रतिबिंब है। और इसी पर लिखा गया ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर ए के वर्मा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा
समृद्ध जैव विविधता की गवाही देते बाघ। बाघ परियोजना की शुरुआत सिर्फ 9 बाघ अभ्यारण्य के साथ की गई थी, जबकि आज देश में 50 बाघ अभ्यारण्य है। और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कि राफेल का आगमन। फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान राफेल आज अंबाला एयरबेस पर पहुंच सकते हैं, उसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम से उठे सवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह ध्यान रहे कि राजस्थान में पार्टी अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट के प्रयासों से कांग्रेस की जीत हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिली तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में टकराव और बढ़ गया। अब यह टकराव अपने चरम पर है। बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने की दोबारा मांग की, पर उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनको जल्दबाजी न करने और कोरोना के चलते वांछित व्यवस्था करने को कहा है। इस प्रकरण ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 सवाल प्रमुख हैं। पहला, क्या सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने दल बदल निरोधक कानून का उल्लंघन किया है? दूसरा, क्या राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और अन्य विधायकों को दल बदल कानून के तहत व्हिप का उल्लंघन करने पर सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने की कानून की गलत व्याख्या की है? और तीसरा, क्या राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री द्वारा सदन की बैठक बुलाने की मांग में शर्तें लगाकर संविधान का उल्लंघन किया है? पहले सवाल के संदर्भ में यह ध्यान रहे कि सचिन पायलट द्वारा गहलोत के नेतृत्व को चुनौती देना वास्तविक में दलीय विद्रोह है, जिसे पार्टी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की संज्ञा दी जा सकती है। दल बदल कानून के तहत दल बदलू होने की 3 शर्तें हैं। पहली, कोई दलीय विधायक निर्वाचित होने के बाद अपने दल से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे। दूसरी, विधायक अपने दल के विहिप का उल्लंघन कर सदन में उपस्थित न हो। और तीसरा, विधायक व्हिप के निर्देशों के अनुसार सदन में मतदान न करे। इसके अलावा अन्य किसी भी आधार पर दलीय विधायक को दल बदलू नहीं माना जा सकता। सचिन और उनके साथी विधायकों ने इनमें से किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। दल बदल निरोधक कानून दल विरोधी गतिविधियों को दल बदल की परिधि से बाहर रखता है। दूसरे सवाल के सिलसिले में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने व्हिप जारी किया था, जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लेने के संबंध में था। वह बैठक किसी होटल या निवास पर हुई, जबकि दल बदल निरोधक कानून का पैरा 2(1) ख दलीय व्हिप का उल्लंघन कर सदन में मतदान करने या अनुपस्थित रहने को ही दल बदल की संज्ञा देता है। तीसरा सवाल राज्यपाल की भूमिका को लेकर है। पूछा जा रहा है कि क्यों वह मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा अधिवेशन बुलाने के आग्रह को टाल रहे हैं, यानी राज्यपाल टाल रहे हैं। क्या संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है? संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति से भी ज्यादा हैं। सामान्यतः तो वह मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, लेकिन कुछ अन्य मामलों में वह अपने विशेषाधिकार के अनुसार कार्य करता है। यदि इस पर कोई विवाद होता है तो अगर होता भी है तो कोई विषय उसके विशेषाधिकार में आता है या नहीं, तो यह निर्णय भी वह अपने विशेषाधिकार के अनुसार करता है, जिस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता है। राजस्थान में जो भी हो, लेकिन वहां का घटनाक्रम, भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में आती गिरावट, राजनीतिक समस्याओं का विधिक समाधान करने की भूल और कांग्रेस द्वारा दलीय लोकतंत्र और नेतृत्व की चुनौतियों को समुचित रूप से हल न कर पाने का मिश्रित प्रतिबिंब है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है समृद्ध जैव विविधता की गवाही देते बाघ। भारत एक प्राकृतिक प्रेमी राष्ट्र है, जहां बाघों का दुनिया भर में सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास है। आज दुनिया भर के बाघों की आबादी का 70% हिस्सा भारत में ही है। यहां आज बाघों की कुल संख्या 2967 है। यह देश के लिए बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ी सफलता है। बाघों की यह संख्या हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की अगुवाई करने के साथ ही भारत में सबसे अच्छी जैव विविधता होने का प्रतीक भी है। हमारे पास
दुनिया की पूरी धरती का महज 2.5% है। वर्षा जल के संसाधन का हिस्सा केवल 4% है। देश में विश्व की 16% मानव और मवेशी आबादी रहती है। दोनों को भोजन, पानी और जमीन की जरूरत होती है। इसके बावजूद अब भी भारत के पास विश्व की जैव विविधता का 8% हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में प्राकृतिक को जीवन का अंग मानने और उसे मानव अस्तित्व से जोड़ने का लोकाचार प्रचलित है। हमारे देश में लोग पेड़ों तथा जानवरों की पूजा करते हैं और प्रकृति को ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। जानवरों और पक्षियों को भोजन पानी देने को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। इसलिए सभी बाधाओं के बावजूद दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र जैव विविधता के मामले में समृद्ध है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तो बाघ तेजी से प्रजनन करते हैं। मजबूत संरक्षण और उपयुक्त माहौल ने देश में बाघों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी के कारण देश के कई हिस्सों के मुख्य क्षेत्रों के बाहर गांवों में स्वैच्छिक पुनर्वास से भी बाघों के लिए अधिक सुरक्षित जगह की उपलब्धता बढ़ी है। देश में बाघों की संख्या का महत्व इस तथ्य में निहित है कि बाघ भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर है और उनका संरक्षण मजबूत जैव विविधता का प्रमाण है। बाघों की बड़ी संख्या से पता चलता है कि उनके शिकार करने का क्षेत्र और प्राकृतिक वास उनके जीवन के अनुकूल है। हमारे देश के जंगलों में 500 से अधिक शेर, 3000 एकल सींग वाले गेंडे, 30,000 हाथी भी रहते हैं। इन वन्य जीवों को पालतू बनाने को बढ़ावा नहीं देते हैं। सरकार द्वारा बाघों को स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल, बाघों की गहन सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी स्थिति की निगरानी प्रणाली के लिए एक महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे एंड्रॉयड मंच पर भी लाया गया है और इसे सभी 50 बाघ अभयारण्यों में लागू कर दिया गया है। हम अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बाघों के आवास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। भारत में बाघों की एक बड़ी संख्या वास्तव में समृद्ध जैव विविधता और बाघों के वैज्ञानिक संरक्षण का प्रमाण है। जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपट रहे हैं तब हमारे पास एक समृद्ध जैव विविधता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। राफेल का आगमन। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का आगमन केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उनसे हमारी वायुसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, बल्कि इसलिए भी कि वे ऐसे समय आ रहे हैं जब चीन अतिक्रमणकारी और अड़ियल रुख अपनाए हुए है। वास्तव में इसी कारण राफेल विमानों को लेकर इतनी अधिक चर्चा हो रही है। निसंदेह भारतीय वायुसेना की ताकत अब बढ़ेगी और सभी 36 राफेल विमान उसके बेड़े में शामिल होंगे। लेकिन इतना तो है कि ये 5 विमान भी हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। इन विमानों से अधिक अहमियत है उन मिसाइलों की जिनसे वे लैस हैं। चूंकि ऐसे आधुनिक और मारक क्षमता वाले विमान ना तो चीन के पास हैं और ना ही पाकिस्तान के पास, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी एक जरूरी संदेश जाएगा। यह संदेश जाना भी चाहिए। इन दोनों ही देशों का रवैया ठीक नहीं है और सावधान रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसकी भी है कि सेना के तीनों अंगों की जरूरतें समय पर पूरी करने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा सौदे को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें और अधिक तेजी से निपटाने की दरकार है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि आईपीएल का कार्यक्रम हो गया है तैयार, बस टीमों की मंजूरी का इंतजार। इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद की बैठक 2 अगस्त को होगी, जिसमें इस साल संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें आईपीएल की 8 टीमों को होने वाली समस्याओं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पूरे कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच खेले जाने की घोषणा की है, लेकिन कौन सा मैच कब होगा यह नहीं बताया गया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और टीमों के सामने उसको रखा जाएगा। इसके बाद उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान सभी 8 फ्रेंचाइजीज को टूर्नामेंट के तौर तरीकों को लेकर स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। उम्मीद है कि बैठक के बाद एसओपी भी फ्रेंचाइजीज को सौंप दी जाएगी। इस बैठक में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के अलावा आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल भी भाग लेंगे।
इसमें विभिन्न हितधारकों से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। सौरव गांगुली और शाह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन इन दोनों ने लोढ़ा समिति के विश्राम काल की शर्तों में छूट देने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की है। तो ये आज का 29 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।